अभी अभी राज समानी ने विजय माल्या के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया है जो कि कुछ 4 घंटे 20 मिनट का है। इस इंटरव्यू को सुनने के लिए ऑब्वियसली सब लोग बेताब होंगे, पर इतना लंबा पॉडकास्ट सुनने का समय शायद आप लोग निकाल ना पाओ। इसी वजह से ये समरी बनाई है ताकि इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए गए की पॉइंट्स को आप सुन लो और अगर इंटरेस्ट आए तो वीकेंड पे कंप्लीट पॉडकास्ट को सुन लेना। अदरवाइज आप अपना समय किसी और बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत विजय माल्या को एक कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए होती है, जो किंगफिशर एयरलाइंस के 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट स्कैंडल के आरोपी हैं। करीब एक डिकेड के साइलेंस के बाद माल्या इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं, जहां वो अपनी कहानी का दूसरा पहलू सामने रखना चाहते हैं। राज भाई क्लियर करते हैं कि ये पॉडकास्ट ना तो माल्या को ग्लोरीफाई करता है और ना ही किसी गलत काम को जस्टिफाई। यहाँ टफ सवाल किए जाएंगे और पूरी कहानी को समझने की कोशिश की जाएगी। विजय माल्या अपने बचपन को याद करते हैं। कोलकाता और बैंगलोर में बड़े हुए, जहां उनके फादर ने उन्हें बचपन से ही काफी डिसिप्लिन में रखा था। आज मीडिया में जो उनकी इमेज बनी हुई है उसके ठीक अपोजिट वो कहते हैं कि वो इतने भी बुरे नहीं हैं। जब वो अपने कॉलेज में थे तभी से उनके फादर ने उनको बिजनेस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। उनके फादर हमेशा कहते थे कि असली विरासत एजुकेशन है, क्योंकि उस वक्त के सोशलिस्ट पॉलिसीज कभी भी उनसे सब कुछ छीन सकती थी। तब मेरा दिया हुआ सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे साथ रहेगा, वो है एजुकेशन, तो उसे ढंग से कंप्लीट कर लो। माल्या कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट थे पर एरोगेंट या शोफ नहीं। मीडिया में उनकी खर्चीले इमेज का जो ओवर हाइप किया गया है वो बिल्कुल गलत है। अपनी प्रोफेशनल जर्नी के शुरुआती दिनों के बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने ग्राउंड पे काफी काम किया हुआ है, भले ही वो शुरू में सेल्समैन की तरह काम करना हो या बाद में यूएस और यूके जाके अलग अलग तरीके का काम करके उन्होंने बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है। माल्या अपने मार्केटिंग वेंचर के बारे में भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने किंगफिशर बियर और मैकडॉवेल्स नंबर 1 विस्की जैसे ब्रांड्स को एक बोल्ड, यंग और वाइब्रेंट इमेज दी। वो कहते हैं कि इंडिया में अल्कोहल एड्स बैन होने के बाद भी उन्होंने मार्केटिंग के नए तरीके निकाले, जैसे म्यूजिकल कैसेट्स, McDowell's number 1 soda. आज बनाओ number 1 यारी। बॉटल्ड वाटर ब्रांड्स और स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स, Are you ready for the good time? जिसे सरोगेटिव एडवर्टाइजिंग कहते हैं। वो खुद कई बार ब्रांड के फेस बन जाते थे और इस अप्रोच ने उनकी कंपनीज को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। और ये तो सच भी है कि टाटा, बिरला, अंबानी के बाद अगर कोई बिजनेसमैन है इंडिया में जो कि अपने बिजनेस से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखता है तो वो नो डाउट विजय माल्या ही है। जो हरकतें आज इलन मस्क कर रहा है वो विजय माल्या तब करते रहते थे। आगे वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश पेंट्स जैसे ब्रांड्स एक्वायर किए और अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। उनका विजन था इंडिया की पहली ग्लोबल लेवल एमएनसी बनाना। वो एग्रेसिव और विजनरी बिजनेस अप्रोच के बिलीवर थे। उन्होंने अल्कोहल बिजनेस के अलावा भी काफी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया, लेकिन उनका फोकस हमेशा ब्रांडिंग, मीडिया प्रेजेंस और इनोवेटिव आउटरीच पर रहा। विजय माल्या बताते हैं कि उनकी लीडरशिप स्टाइल उनके फादर से काफी अलग थी। उनके फादर बिजनेस में पर्सनली इन्वॉल्व रहना पसंद करते थे और माइक्रो मैनेजिंग अप्रोच रखते थे, जबकि माल्या ने बिजनेस को स्केल करने के लिए एक ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और एम्पावरिंग सिस्टम बनाया। वो कहते हैं कि उन्होंने यंग मैनेजर्स और इंटरनल टैलेंट को प्रमोट किया, उनको जिम्मेदारियां दी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया। 28 साल की उम्र में जब वो चेयरमैन बने तब वो रिलेटिवली फ्लैम्बॉयंट लाइफ जी रहे थे, यानी ऐसी लाइफ जिससे कि अटेंशन इजीली ग्रैब हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि मीडिया ने उनकी लाइफस्टाइल को हमेशा ओवर हाइप किया है। कार्स, पार्टीज या पब्लिक अपीयरेंसेस उनके लिए वो सब नॉर्मल था, जैसे कि एक यंग ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट की होती है। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत एक कैलकुलेटिव बिजनेस डिसीजन था, इम्पल्सिव नहीं। माल्या कहते हैं कि उनकी यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप ट्रेडिशनली बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करता आया है और एविएशन सेक्टर में जाना उनके लिए एक नेचुरल एक्सपेंशन था। उनका विजन था कि एक प्रीमियम एयरलाइन क्रिएट करना जिसमें पैसेंजर कंफर्ट, सेफ्टी,
इन फ्लाइट मील्स और एंटरटेनमेंट हो। इंडिया के लिए ये सब नए स्टैंडर्ड्स थे। 2005 में एयरलाइन लॉन्च हुई और सिर्फ 3 साल में 2008 तक किंगफिशर ने 27% मार्केट शेयर अचीव कर लिया था। डेक्कन एयरलाइंस के एक्विजिशन को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि लोगों ने कहा कि ये डेस्परेट मूव था ताकि इंटरनेशनल रूट्स मिल सके, लेकिन माल्या कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक कंसोलिडेशन था। डेक्कन को रीब्रांड करके किंगफिशर रेड इसलिए बनाया गया था ताकि इकोनॉमी क्लास के ट्रैवलर्स को टारगेट किया जा सके, और इस एंटिटी का नाम भी किंगफिशर इसलिए रखा गया ताकि ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। माल्या कहते हैं कि किंगफिशर का डाउनफॉल उनकी गलतियों से नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ। सबसे बड़ा फैक्टर था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने लिक्विडिटी और क्रेडिट एक्सेस को काफ़ी इम्पैक्ट किया। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि डाउनसाइजिंग मत करो, जॉब्स और कनेक्टिविटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसी एडवाइस पर बैंक्स ने सपोर्ट कंटिन्यू रखा, लेकिन वो सपोर्ट आगे चलकर धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने एविएशन फ्यूल पर हाई टैक्सेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन को भी ब्लेम किया, जो एयरलाइन को कैपिटल रेज करने और एफिशिएंटली ऑपरेट करने से रोक रहा था। एतिहाद एयरवेज से उस समय किंगफिशर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था, पर वहां से आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेटरी अप्रूवल ही नहीं मिला, और माल्या कहते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था। अगर वो इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो जाती तो शायद किंगफिशर एयरलाइंस को बचाया जा सकता था। वो साफ साफ कहते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस का डाउनफॉल किसी मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि गलत गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ है। पॉडकास्ट में विजय माल्या ने ये भी बताया कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को क्यों खरीदा। वो कहते हैं कि ये कोई ऐसे शौक में लिया हुआ डिसीजन नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मूव था अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। आरसीबी एक पावरफुल फ्रेंचाइजी बनी जिसमें एग्रेसिव फैन एंगेजमेंट, यूथ ओरिएंटेड ब्रांडिंग और स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी थी। माल्या कहते हैं कि उन्होंने आरसीबी को सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं बल्कि आरसीबी को एक ब्रांड बनाया था। वही पैशन उनका मोटर स्पोर्ट को लेकर के भी था। फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम के साथ उन्होंने नेशनल प्राइड को कनेक्ट किया और एक और बड़ा ब्रांड एसेट क्रिएट किया। किंगफिशर कैलेंडर भी उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। ये कैलेंडर ना सिर्फ बोल्ड था बल्कि उसने कई इंडियन मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के करियर को लॉन्च किया। किंगफिशर कैलेंडर भी एक तरीके से किंगफिशर ब्रांड को ग्लैमर और एस्पिरेशन से लिंक करता था। माल्या अपनी विंटेज कार कलेक्शन और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो क्लैरिफाई करते हैं कि मीडिया ने उनकी लाइफस्टाइल को लेकर जो इमेज बनाई है कि जब कंपनी क्राइसिस में थी तब वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, वो गलत या एग्जैजरेटेड थी। वो कहते हैं कि जब किंगफिशर क्राइसिस में थी तो उन्होंने कई बार एम्प्लॉयज के अनपेड सैलरी को लेकर दुख महसूस किया, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए थे। जो भी पैसे अवेलेबल थे उनसे सैलरी या ड्यूज देना लीगली पॉसिबल नहीं था। 2015 में उनकी ग्रैंड 60th बर्थडे पार्टी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी थी। माल्या कहते हैं कि वो सेलिब्रेशन उनकी पर्सनल फंड से था, ना कि एयरलाइन के एसेट्स या फंड का उसमें कोई लेना देना था। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली बिजनेस पीपल जो भी कंपनीज रन करते हैं वो एक अलग एंटिटी के तौर पे रन होती है, और पर्सनल एसेट या पर्सनल वेल्थ को उस बिजनेस से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। विजय माल्या की गलती यही थी कि वो भी हर्षद मेहता की तरह ही लाइमलाइट में आ गए, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कितने डिफॉल्ट्स हो गए। विजय माल्या कहते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया था जो कि उनकी बिजनेस यूनिट थी। वो लोन उन्होंने पर्सनली थोड़ी लिया था, वो सिर्फ गारंटर थे। फिर भी उन्होंने 3000 करोड़ का अपना पर्सनल पैसा एयरलाइन में इन्वेस्ट किया ताकि वो चलती रहे। वो स्ट्रांगली डिनाई करते हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड या कोई स्कैम किया है। वो कहते हैं कि हर लोन का प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ था, प्लेस्ड एसेट्स की वैल्यू काफी ज्यादा थी और बैंक्स ने ऑलरेडी काफी पैसा रिकवर भी कर लिया है, कुछ केसेस में ओरिजिनल प्रिंसिपल से भी ज्यादा। माल्या बोलते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो प्रूव करे कि उन्होंने लोन का पैसा पर्सनल लग्जरी के लिए यूज किया हो, चाहे वो प्राइवेट जेट की बात हो या हाई क्लास लाइफस्टाइल की। वो सब मेरे अपने फंड से था। वो कहते हैं कि उन्होंने कई बार बैंक्स को सेटलमेंट ऑफर दिया, लेकिन उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे वो कहते हैं कि मीडिया ने उनके खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स को इंटेंशनली प्रमोट किया ताकि उनकी इमेज खराब हो और उनको पॉलिटिकल टारगेट बनाया जा सके।
विजय माल्या बताते हैं कि उन्होंने मार्च 2016 में भारत छोड़ा था, लेकिन उनका मकसद भागना नहीं था, बल्कि वो ट्रिप पहले से प्लान था और जिसका पूरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने सरकारी अथॉरिटीज को दिया हुआ था। वो स्ट्रांगली डिनाई करते हैं कि उन्होंने देश से भाग के भगोड़ा बनने की कोशिश की। उनके कहने के मुताबिक ना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई समन था, ना ही कोई लुकआउट सर्कुलर जिससे उनका ट्रैवल रोका जा सकता था। उनका कहना है कि पासपोर्ट कैंसिल भी तब हुआ जब वो ऑलरेडी देश छोड़ चुके थे और उसके बाद वापस आना लीगली पॉसिबल नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि उनका यूके में रुकना ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि मीडिया काफी हॉस्टाइल था, पॉलिटिकल कंडीशन उनके पूरे खिलाफ था और उनके अकॉर्डिंग उन्हें भारत में फेयर ट्रायल मिलने की गारंटी नहीं थी। पर अगर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फेयर ट्रायल की गारंटी मिले तो वो वापस आने को तैयार हैं। आज विजय माल्या ब्रिटिश परमानेंट रेजिडेंट के रूप में यूके में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि फिलहाल उनकी जिंदगी काफी पीसफुल है। उनका ज्यादा फोकस अभी लीगल डिफेंस, अपने बिजनेस का मैनेजमेंट और अपने पर्सनल शौक जैसे कि क्लासिक कार्स और डॉग्स पर है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पॉलिटिकल और सोशल टाइज काफी कम हो गए हैं, जो उनको इमोशनली थोड़ा अकेला फील करवाता है। लेकिन वो एंटरप्रेन्योर किरण मजुमदार शॉ जैसे कुछ अच्छे लॉयल फ्रेंड्स का जिक्र भी करते हैं जो अब भी उनके साथ हैं। मीडिया ने जो उनको भगोड़ा, फ्रॉड, चोर जैसे लेबल्स दिए हैं उनको वो नाइंसाफी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सब एग्जैजरेशन और अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए लोग यूज करते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें अपनी इनोसेंस पर पूरा भरोसा है और वो लीगली अपना सच साबित करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें सच में फेयर ट्रायल मिले तो वो वापस भारत आने को तैयार हैं, इवन अगर इसका वर्स्ट केस सिनेरियो जेल जाना पड़े तो भी। पर वो उससे डर नहीं रहे हैं, उस चीज के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। सो ये थी विजय माल्या की राज समानी के साथ हुई पॉडकास्ट की समरी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। बाकी पॉडकास्ट में और भी खुल करके डिटेल में बात हुई है, या तो आप पॉडकास्ट पूरा सुन लो या तो वेट करो जब तक कि मैं इसकी और डिटेल्ड समरी ना ले आऊं। काफी दिनों से प्लान में था कि कुछ अच्छे पॉडकास्ट की समरी बनाऊं जिससे कि आप लोग लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सको। और सडनली दिस पॉडकास्ट केम एंड सोचा कि चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं, रीच अच्छी मिल जाएगी। बाकी देखते हैं कितनी मिलती है रीच। अगर ये पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ कि आगे कौन सी पॉडकास्ट की समरी आप सुनना चाहोगे और किस तरीके से मैं पॉडकास्ट की समरीज को और बेहतर बना सकता हूँ। आप वो भी कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की जरूरत तो है नहीं। जय हिंद, जय भारत।